नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनवी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा के दोनों ही सदनों से सरकार पास कराएगी बजट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मेरठ के दौरे पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेरठ में 28 जिलों के प्रबुद्धजनों से करेंगे बातचीत। जापान के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 600 किलोमीटर की रफ्तार वाली मैगलेव ट्रेन में करेंगे सफर। गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आज जुटेंगे दिग्गज। सीएम योगी जीवन रेखा का पुनर्जीवन स्वच्छ गोमती कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराए बयान। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बहराइच में 2 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे दोनों छात्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। मानहानि के एक पुराने मामले में आज नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। लगभग 20 मिनट तक कोर्ट में चली कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। बता दें कि ये मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी होने के नाते ये मानहानि का परिवाद दायर किया था। मामले में वादी विजय मिश्रा और 2 गवाहों से जिरह की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। दिसंबर 2023 में पेश न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था, जिसके बाद आज की तारीख तय की गई थी। राहुल गांधी ने जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं और ये मुकदमा विशुद्ध रूप से राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है। राहुल गांधी जी माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होना था। माननीय कोर्ट ने उनका 313 का बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और फैब्रिकेटेड कहा कि सीडी जो है वो फैब्रिकेटेड है और हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। मेरा स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और अपने को सफाई साक्ष्य में देना बताया गया है और नेक्स्ट डेट 9 मार्च लगी हुई है। आज माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में उनका बयान अंडर सेक्शन 313 दर्ज किया जाने हेतु लगा हुआ था। माननीय राहुल गांधी पूर्व निर्धारित समय से न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को वास्ते सफाई साक्ष्य मुकदमा नियत किया गया है। उनके खिलाफ जो अभी साक्ष्य दाखिल हुआ था पिछली पेशी पे, या जो भी बयान जो है दर्ज कराया था वादी मुकदमा की ओर से, उस पर राहुल जी का क्या कहना है? माननीय राहुल जी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दुर्भावना से ये दायर किया गया एक। और आगे बढ़ते खबरों में खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार डंपर घर में घुसा है। गृहस्वामी की मौत हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश है। सड़क पर घंटों जाम लगाया। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। लोगों से तीखी नोकझोंक भी जारी है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, मृतक परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग यहां पर की जा रही है। गांव में दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनवाने की भी मांग है। तो पुलिस ने फिलहाल मामला समझा बुझाकर खुलवा दिया है जाम। गुरेह गांव कोतवाली देहात क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। मृतक परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग यहां पर की गई और इसी के साथ गांव में दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी मांग की गई है और इसी के चलते रोड जाम किया गया। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। तो गुरेह गांव कोतवाली देहात क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर घर में घुसा है। गृहस्वामी की इस हादसे में मौत हो गई है और इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क पर घंटों जाम लगाया गया।
पुलिस बल मौके पर मौजूद, लोगों से तीखी नोकझोंक भी यहां पर हुई है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। गुरेही गांव कोतवाली देहात क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। रात में जो है वो अपने घर के अंदर लेटा हुआ था, तो ये अचानक से ट्रक बांदा साइड से आया, चाहे पिए हो चाहे स्टीयरिंग फेल हो गई हो, चलता हुआ घर में घुस गया। वही मकान मालिक शाहदेव नाम था। जाम लगा दिया आप लोग? हाँ, जाम लग गया था। क्या मांग करते हैं? हम सर शासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ पूरे गांव में लगभग 1.5 किलोमीटर का रेंज है, पूरी बस्ती है, तो हम चाहते हैं कि गांव के इस पार और उस पार ब्रेकर होना चाहिए, जिससे वाहनों की स्पीड धीमी हो, कोई हादसा ना हो। बीच में स्कूल भी पड़ता है, तो ब्रेकर होना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली वैन अनियंत्रित होकर खाई में पलटी है। वैन पलटने से स्कूली छात्रों में चीख पुकार मची। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैन में सवार लगभग 1 दर्जन छात्र घायल हुए हैं। तो घायल छात्रों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि क्षमता से ज्यादा स्कूली वाहन में सवार थे छात्र। स्कूल प्रशासन की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ी है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के CHC के पास ये हादसा हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल प्रशासन की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ी। रात में जो है वो अपने घर के अंदर लेटा हुआ था, तो ये अचानक से ट्रक बांदा साइड से आया, चाहे पिए हो चाहे स्टीयरिंग फेल हो गई हो, चलता हुआ घर में घुस गया। हरचंदपुर CHC के पास स्कूली वैन पलट जाने के कारण हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 8 बच्चे आए थे, जिनकी सबकी स्थिति सामान्य है और कुछ बच्चों को हेडेक और हाथों में चोट बता रहे हैं, तो उनका एक्सरे और CT स्कैन कराने के लिए करवा रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह के बदले सुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी प्रशंसा चर्चा का विषय बनी हुई है। अभय सिंह ने न केवल मुख्यमंत्री के आगामी जापान दौरे का स्वागत किया, बल्कि ब्राह्मण समाज के सम्मान और विपक्ष के दोहरे चरित्र पर भी तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के विधायक अभय सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे सबसे पहले ये जानते हैं, जिस प्रकार से डिप्टी CM और शंकराचार्य का मामला रहा, ब्राह्मणों का कल आयोजन किया गया, उनको डिप्टी CM जी के द्वारा जो है उनको सम्मानित किया गया, क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा किया गया। डिप्टी CM जी ने बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया, उनको भोजन दिया, दक्षिणा दिया, बहुत हम उनको बधाई भी देते हैं। और अगर बटुक ब्राह्मणों का सम्मान हम नहीं करेंगे तो मक्का मदीना नहीं होगा। बिल्कुल ठीक किया, उन्हें सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि पश्चाताप जो है दोनों डिप्टी CM को ना करके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए शंकराचार्य मामले। देखिए, विपक्षी दलों का तो काम है आवाओं साव बोलना। किस बात का पश्चाताप बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जिस पश्चाताप बात कर रहे हैं, उनके साथ कितना अत्याचार इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया था, लाठियों से पीटा था। पीटा था नहीं पीटा था, भूल गए वो लोग। ये फालतू बातें हैं जी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान जा रहे हैं निवेश लाने को लेकर के, वहाँ का डेवलपमेंट, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट, क्या कहना है इसमें? बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो जापान जा रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, निवेश ले आने के लिए, प्रदेश के लोगों को नई राह दिखाने के लिए। इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जापान का दौरा जो उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, वहीं पर देखा जा सकता है कि बटकों को लेकर के जो भी ब्राह्मण को सम्मानित किया गया उसको लेकर के जो है डिप्टी सीएम को जो है अभय सिंह जो विधायक हैं उनके द्वारा बधाई दी गई है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां अपने भविष्य का सपना लेकर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। घटना रामगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाईवे पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। जानकारी के अनुसार दोनों छात्र अपनी बाइक से बोर्ड परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अमेठी पुलिस विभाग के कुछ रसूखदार कर्मी खुली चुनौती दे रहे हैं। जिले में पुलिस प्रशासन की स्थानांतरण नीति फाइलों में दबी नजर आ रही है, जिससे महकमे के अनुशासन पर और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से महीनों पहले दर्जनों पुलिसकर्मियों के अंतरजनपदीय और जनपदीय तबादले किए थे। हैरानी की बात यह है कि जब तक इन आदेशों पर अमल होता तब तक स्वयं एसपी अपर्णा रजत कौशिक का तबादला मिर्जापुर हो गया, लेकिन उनके द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेश आज भी अधर में लटके हैं। जिले के कई थानों में महीनों से जमे ये पुलिसकर्मी आखिर किसके इशारे पर अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पूर्व एसपी अमेठी अपर्णा रजत कौशिक के तबादला आदेशों की अनदेखी हुई है। जब तक कि गैर जनपद स्थानांतरण के आदेशों पर अमल होता तब तक शासन द्वारा स्वयं अमेठी एसपी अपर्णा रजत कौशिक का मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक के पद पर स्थानांतरण हो चुका था। महीनों पूर्व अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर जनपदीय स्थानांतरण हुए दर्जनों पुलिसकर्मियों का मोह अभी भी भंग नहीं हो रहा है। माया और मोह में पड़े पुलिसकर्मियों की वजह से थानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और विभागीय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे न केवल पुलिस विभाग के साख पर असर पड़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिलहाल अब जनता की निगाहें नए तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी के फैसले पर टिकी हुई हैं। आगे देखना दिलचस्प यह होगा कि जनहित को प्राथमिकता मिलती है अथवा विभागीय मोह बरकरार रहता है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज इंडिया। और रुक करते हैं अगली खबर का। होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चोपन थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और थाना क्षेत्रवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। थाना प्रभारी ने साफ कहा कि पर्व में विघ्न डालने या उन्माद फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी एक बार और कर सकते हैं। अभी तो डीजे संचालकों की मीटिंग करेंगे, डीजे वालों को नोटिस दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी एक बार और कर सकते हैं। अभी तो डीजे संचालकों की मीटिंग करेंगे, डीजे वालों को नोटिस दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी एक बार और कर सकते हैं। अभी तो डीजे संचालक। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के चमनगंज इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। कंट्रोल द्वारा सूचना मिली कि रूपम चौराहे के पास करीम टावर है, उसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है। आग बड़ी है। तत्काल सूचना को अमल में लाते हुए लाटूस रोड से मैं 3 गाड़ी स्वयं लेकर प्रस्थान हुआ। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि आग बहुत तेजी से जल रही थी। उसमें तमाम लोग, कई परिवार फंसे हुए थे। पहली प्राथमिकता मेरी ये रही कि सबको सकुशल बाहर निकाला गया। उसके बाद डिलीवरी हाउस पाइप फैला करके आग को बुझाना प्रारंभ किया गया। और अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। आज बजट को दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। तो यूपी बजट को आज दोनों सदनों के माध्यम से पारित किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। आज बजट को दोनों सदनों में पेश किया गया। यूपी बजट को आज दोनों सदनों के माध्यम से पारित किया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ये बयान आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। आज बजट को दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। तो यूपी बजट को आज दोनों सदनों के माध्यम से पारित किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ये बयान सामने आया है। ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, सिंचाई, किसान से संबंधित और कृषि स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता सरकार की। विगत कुछ वर्षों में इंडस्ट्री के नाते से विशेष रूप से एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इत्यादि बहुत सारी अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में यूपी की पहचान बनी है और नगरों का एक नया स्वरूप सामने आया है।
तो इन 4 विभागों पर बजट है आज। माननीय मंत्री जी उसका बजट प्रस्तुत करेंगे। ऑपोजिशन को इस बात का अवसर होगा कि उसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें और अपने सुझाव दें। तो सुझावों के अनुरूप अगर आवश्यक होगी तो मंत्री जी उसको उनको ऑपरेट करेंगे। और ये 4 विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पूरे प्रदेश के लिए। तो आज 4 के ऊपर चर्चा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों प्रतिपक्ष और नेता सदन कब बजट से अपनी कल माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कल विनियोग विधेयक पारित होगा। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद माननीय नेता सदन रखेंगे, उसके बाद विनियोग विधेयक पास होगा। जो लोग बोल नहीं पाएंगे उनको भी आज मौका मिलेगा? काफ़ी लोग बोल लिए, देखिए इतना का लोग कभी भी नहीं बोले। अगर श्री राज्यपाल के अभिभाषण और इसके ऊपर लगभग मिला ले तो लगभग 250 लोग बोले। तो 350 सदस्यों का बोलना एक बड़ी बात होती है। शुक्रिया सर। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, समाजवादी पार्टी विधायक संग्राम सिंह यादव का बयान। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले जापान जाना चाहिए था। उनका मानना है कि अगर मुख्यमंत्री पहले जापान जाते तो प्रदेश में अब तक काफी विकास हो जाता। उन्होंने सरकार के आखिरी समय में जापान यात्रा को बेकार बताया है। लाउडस्पीकर को उन्होंने आस्था का विषय बताया और कहा कि रमजान के मौके पर इसकी अनुमति मिलनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का दौरा जापान का है, क्या कहना चाहिए? पहले जाना चाहिए था, अब जाके क्या करेंगे? अब तो उनकी चली चला का बेला है। पहले गए होते तो उत्तर प्रदेश के लिए जो उनकी बाणी है उसमें बदलाव आ जाता। जो जातियों और धर्मों के आधार पर समाज को लड़ाते हैं वो जाके जापान में देख के आते कि वो जापान किस को मान करके कितना खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गया है। अब उन्होंने बहुत लेट कर दिया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लाउड स्पीकर को लेकर परमिशन मांगी गई लेकिन परमिशन मना कर दी गई। इस देश का संविधान सबको अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति तो उपासना की आज़ादी देता है। हमें पूरा यकीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कहा अभी हमें संज्ञान में नहीं है, वो देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बातों को मानने के लिए सब बाध्यकारी हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम सब उस पर विचार करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा है, इनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री को पहले जापान जाना चाहिए था और डेवलपमेंट देख के आना चाहिए था। वहीं पर लाउड स्पीकर को मना करने पर जो उनका साफ तौर से कहना है कि हम और कोई रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह का बयान सामने आया है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर जाकर वहां के विकास मॉडल को समझेंगे। उन्होंने बताया कि जापान किस तरह से विकास कर रहा है उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी विकास किया जाएगा। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय रखा है। रमजान के मौके पर ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगनी चाहिए और ना ही मिलनी चाहिए। सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर जी हमारे साथ मौजूद। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का दौरा है, जापान का दौरा है, बहुत अच्छा दौरा है। उत्तर प्रदेश में जो विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा है, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये उसको और आगे बढ़ ले जाएगा। आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में विश्व की हर बड़ी कंपनी निवेश कर रही है, अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रही है। आप देखिए अशोक लीलैंड ऐसे ग्रुप ने सरोजनी नगर में अपनी ईवी बस बनाने की फैक्ट्री स्थापित करी। लगातार वर्ल्ड भर की सारी कंपनीज, टॉप कंपनीज जो है, चाहे IBM हो, चाहे डेलोइट हो, चाहे PwC, सब अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं, सब अपने आप को यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के जाने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे और निवेश और बढ़ेगा। जिस प्रकार से अगर लाउड स्पीकर को लेकर कहा जाए, परमिशन मांग रहे थे कि रमजान के मौके पे जो है लाउड स्पीकर चालू कर देना चाहिए, लेकिन मना कर दिया गया। मांगना ही नहीं चाहिए। देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहिए। और आस्था मेरा मानना है बहुत ही निजी सब्जेक्ट है, इसमें लाउड स्पीकर वगैरह की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान का दौरा है और जिस प्रकार से वहाँ की कल्चर और वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के वहाँ उत्तर प्रदेश को उसी बिहार पर डेवलपमेंट करने की तैयारी है। वहीं लाउड स्पीकर को लेकर के साफ तौर से ये कहना है विधायक जी का कि लाउड स्पीकर की परमिशन मांगनी ही नहीं चाहिए। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।